नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। और आज के सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए, दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। एक आपकी आई है 1968 में, ठीक है, और दूसरी आपकी आई है 1986 में। ठीक है, तो दोनों ही शिक्षा नीतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम 1968 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं जानेंगे तो हम तब तक राष्ट्रीय जो आपकी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसके बारे में हम नहीं जान सकते। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों ही शिक्षा नीतियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोनों ही राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में जानेंगे। पहले हम 1968 के बारे में जानेंगे और उसके बाद 1986 के बारे में जानेंगे। देखिए, सत्र जो है हमने प्रारंभ कर दिया था, क्लास काफी आगे चली गई थी, लगभग एक तरह से कह सकते हैं अंत पर हम पहुंच चुके थे, लेकिन वीडियो किसी कारण से बफरिंग हो गई और सब कुछ हमारा वीडियो जो है वो गायब हो गया। तो दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे दोबारा से शुरू करनी पड़ रही है। देखिए, ऐसा कई बार समस्या जो है वो आ जाती है। काम पहले से ही बड़ा होता है और काम बढ़ा देते हैं ये हमारा, है ना। यूट्यूब में आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है ये यूट्यूब की प्रॉब्लम है, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब का सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सत्र को प्रारंभ करते हैं। बात कर लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाते हैं। सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं और आप इन्हें अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप इन टॉप एजुकेटर्स के लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको सारे अपकमिंग कोर्सेज की जानकारी यहाँ पर मिलती है, आपको सारे अपकमिंग मॉक टेस्ट सीरीज की जानकारी यहाँ पर मिलती है और वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आपके समय को बचाता है, पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर जिस स्थान पर आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं वहां पर बैठ करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, तो आपको महंगी किताबें खरीदने या फिर लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे बड़ी चीज अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत कि आपको यहाँ पर कोर्स जो है वो कंप्लीट मिलता है। ठीक है, जब आप YouTube में सोचते हैं YouTube के भरोसे हमारी तैयारी हो जाएगी, तो YouTube में सारी चीजें बहुत ही बिखरी हुई हैं और आपको काफी बिखरा हुआ कंटेंट मिलेगा। आपको उधर से ढूंढना पड़ेगा, उधर से ढूंढना पड़ेगा, एक एक यूनिट के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, एक एक टॉपिक के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा, लेकिन और तब भी सारे टॉपिक आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के प्लेटफॉर्म में आपका एक तरह से सिलेबस वाइज कंप्लीट तैयारी वहां पर कराई जाती है, तो वो चीज आपको सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो अ, जान लेते हैं कैसे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में जाना है, प्ले स्टोर पर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना गोल सिलेक्ट करना है और गोल में डालना है एनटीए यूजीसी नेट। इसे डालने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उतना मंथ सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। कोशिश कीजिए 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद जो है वो होने वाला है। कैसे फायदेमंद होने वाला है ये आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप इसमें पर मंथ की फीस देख रहे हैं, 1 साल या 2 साल के, 1 साल की फीस आपकी यहाँ पर दिख रही है 2100 रुपए है, जबकि यहाँ पर 1 साल की फीस जो है वो 8000 जो 75 रुपए पड़ती है आपको। वहीं 2 साल की फीस आपकी पर मंथ 700 रुपए आपको यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ आपके 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के मुकाबले यहाँ पर आपको 1 महीने की फीस बहुत कम पड़ रही है। दूसरी चीज, जब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन में ही आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, जबकि आपका 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो केवल आपकी लास्ट टाइम की रिवीजन करवा सकता है। आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। कंप्लीट कोर्स कर लेने के बाद आपको 1 साल चाहिए पूरी तैयारी करने के लिए, पूरा रिविजन करने के लिए अपने विषय से संबंधित। आपने नेट भी क्वालिफाई कर लिया है, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको आगे भी कुछ करना है, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, तो आपको उसके लिए पढ़ाई के एक तरह से निरंतर अभ्यास में आपको बने रहना पड़ेगा। तो वो आपका निरंतर अभ्यास का कार्य आपके 2 साल के सब्सक्रिप्शन से ही होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लेना है और मेरा रेफरल कोड आपने याद रखना है
इसके बाद कंटिन्यू करेंगे जब आप, तो आपको ऑप्शन आएगा एंटर रेफरल कोड का, वहां पर आपने मेरा रेफरल कोड लगाना है। रेफरल कोड है लाइव जेजे, इसका इस्तेमाल करके आप फीस में 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो आपके ऑफलाइन कोचिंग की तुलना में यहाँ पर आपको बहुत कम फीस मिलती है। लगभग 1 साल की फीस केवल 10,500 रुपए है। उसमें आपने मेरा रेफरल कोड लगाया लाइव जेजे, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया, और 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी फीस केवल रह जाती है 9,450 रुपए। वहीं 2 साल की जो आपकी फीस है वो है 12,600 रुपए। मेरा रेफरल कोड आप यहाँ पर लगा रहे हैं लाइव जेजे, आपकी 2 साल की फीस केवल रह जाती है 11,340 रुपए। ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जा रहा है इस रेफरल कोड के माध्यम से। लाइव जेजे रेफरल कोड है, याद रखिएगा, जब भी सब्सक्रिप्शन लें इसी रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक, आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हम बात करेंगे आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपकी जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आई थी 1968। ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति आपकी आई थी 1986 में। तो जो हमारी जो ये 1986 वाली शिक्षा नीति है, इसका आधार कहाँ से मिला इसे? इसका आधार इसे मिला 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तो हम कह सकते हैं जो 1968 की शिक्षा नीति थी उसका ही विकसित रूप आपको 1986 की शिक्षा नीति में मिलता है। ठीक है, अब ये आप जान लीजिए कि 1986 की जो शिक्षा नीति है इसने क्या क्या जो है सुझाव दिए या क्या क्या इसने कार्य किए। देखिए, जो दोनों ही हमारी शिक्षा नीति है उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारत में, ठीक है, समस्त भारत में शिक्षा का प्रसार करना, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो चाहे वो उच्च शिक्षा हो। अर्थात प्राथमिक या उच्च शिक्षा जो आपकी कॉलेज एजुकेशन है उसका लाभ न केवल शहरी क्षेत्रों को मिले बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिले। अब ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे मिलेगा? इन्होंने कहा ऐसे इलाके जो आदिवासी इलाके हैं, जहां पर अनुसूचित जातियां जनजातियां रहती हैं, जहां पर पिछड़ा वर्ग है, ऐसे क्षेत्रों में आप वहीं के युवा वर्गों को तैयार करिए, पढ़ाइए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए शिक्षा की, और उन्हीं के वर्गों को, जो शिक्षित पढ़ा लिखा वर्ग है जिसको समुचित प्रशिक्षण दिया गया है शिक्षण कार्य के लिए, उनको ऐसे स्थानों में शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाए, ताकि ऐसे स्थानों में शिक्षण का कार्य जो है वो ही वहीं के युवा वर्ग, पढ़े लिखे युवा वर्ग कर सके। तो इस नीति के तहत दोनों ही शिक्षा नीतियों की स्थापना की गई कि आपकी शिक्षा को समस्त भारत में प्रसार किया जाए। ठीक है, जो हमारी 1968 की शिक्षा नीति ये आपकी ज्यादा सफल सिद्ध नहीं हुई। ठीक है, आपकी सफल सिद्ध नहीं हुई, लेकिन सफल सिद्ध नहीं होते हुए भी इस शिक्षा नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन हमें दी है, जिसमें से सबसे पहली देन है आपका शिक्षण का जो संगठन किया गया वो था 10+2+3। ठीक है, इसी को आगे ले जाया गया और इसी को आगे 1986 में भी फॉलो किया गया, अनुसरण किया गया। 10वीं तक की आपकी शिक्षा रहेगी। ठीक है, 10वीं तक के बाद 2 साल यानी 11वीं 12वीं रहेंगे। उसके बाद 3 वर्ष की आपकी स्नातक की शिक्षा जो है वो रहेगी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? उसके बाद इन्होंने 1968 की शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र दिया। त्रिभाषा सूत्र क्या है? जिसमें यह कहा गया कि अंग्रेजी हिंदी के साथ एक स्थानीय भाषा की शिक्षा भी बच्चों को कराई जानी चाहिए। ठीक है, और एक अन्य जो चीज, अन्य जो महत्वपूर्ण देन है इसकी 1968 की शिक्षा नीति की, वो ये है कि इन्होंने गणित और विज्ञान के अध्ययन पर विशेष बल दिया। ठीक है, अब इन्हीं बुनियादी चीजों को लेकर के आगे बढ़े हम नई शिक्षा नीति में, एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो आपकी आई 1986 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें शिक्षा की जो संगठन किया गया 10+2+3, इसी को यहाँ पर भी हम अनुसरण में लेकर के आए इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से। ठीक है, समान रहा और ये कहा गया कि 10वीं तक का पाठ्यक्रम, 10वीं तक के जो पाठ्यक्रम है उसको समस्त राष्ट्र में एक रूपता मिलनी चाहिए, यानी कि एक ही राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय जो है वो स्थापित किए जाए। 10वीं तक में सभी को
महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान कराया जाए और आपकी 11वीं 12वीं में बच्चा अपनी इच्छा अनुसार जिस भी विषय को वो चुनना चाहता है, चाहे वो विज्ञान या गणित को चुनना चाहता है, चाहे वो जैसे हम कहते हैं स्ट्रीम सिलेक्ट करना, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई 11वीं 12वीं के लिए। और 3 वर्ष का काल रखा गया आपकी कॉलेज एजुकेशन का, यानी आपकी स्नातक की शिक्षा का। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, 1986 की शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया कि हाँ, महिलाओं को भी शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी विकलांग बच्चे हैं या कुछ विशेष आवश्यकता से पूर्ण बच्चे हैं, यदि वो सामान्य है, थोड़ा सामान्य उनकी इस तरह की विशेष जो आवश्यकता है वो सामान्य है, तो वो बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो शारीरिक रूप से विशेष रूप से विकलांग है, ठीक है, तो उनके लिए विशेष विद्यालय खोले जाएंगे। उन विशेष विद्यालयों में उनको शिक्षण जो है, उनका अधिगम जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, इस तरीके का प्रावधान यहाँ पर किया गया। और साथ ही ये भी बोला गया कि आपको क्या करना है, आपने एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कायम करनी है जो कि आधुनिक होनी चाहिए। ठीक है, एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आपने कायम करनी है। और साथ ही आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको शिक्षा के क्षेत्र में करना है, यानी अपने पाठ्यक्रम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी बोला गया है कि जितने भी आपके कार्यक्रम शुरू हुए हैं, ठीक है, मिड डे मील का कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम, और साथ ही जो आपका नवोदय विद्यालय जो अस्तित्व में आए, जो केंद्रीय विद्यालय जो अस्तित्व में आए, वो इसी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आपके अस्तित्व में आए हैं। अब हम बारीकी से देख लेते हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति है। किसने स्थापित की? भारत सरकार ने स्थापित की। कारण क्या था इसको स्थापित करने का? शिक्षा को बढ़ावा देना जो था वो महत्वपूर्ण कारण था। यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस भारत सरकार ने इस शिक्षा नीति की स्थापना की। और जब ये हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, 1968 और 1986 दोनों की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यह नीति प्राथमिक और कॉलेज शिक्षा को ग्रामीण और शहरी भारत दोनों तक पहुंचाने के लक्ष्य से स्थापित की गई थी। यानी कि क्या, जैसा मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य क्या था कि आपकी प्राथमिक शिक्षा और आपकी कॉलेज की जो शिक्षा है वो भारत के हर कोने तक पहुंच सके, न केवल शहरी क्षेत्रों तक बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस शिक्षा से सभी वर्ग जो है या सभी वर्गों के बच्चे जो हैं वो लाभान्वित हो सके। पहली एनपीई यानी कि आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है वो 1968 में आई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार जो है इसे लेकर के आई। ये है माता जी और इनके पुत्र जो है आगे चल के राजीव गांधी जी। ठीक है, ये अगली 1986 की शिक्षा नीति को लेके आए। ठीक है, तो इसी शिक्षा नीति के को आधार बनाकर ये 1986 की शिक्षा नीति का गठन किया गया। आगे चलते हैं। एक मिनट, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहली जो राष्ट्रीय आपकी शिक्षा नीति थी उसमें जो कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी इस पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गठन करने के लिए, इस पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना करने के लिए, तो इसलिए कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर ही पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में जारी किया गया। इसने क्या सुझाव दिया? इसने ये सुझाव दिया कि राष्ट्रीय विद्यालय प्रणाली का आह्वान इसने किया, यानी कि समस्त भारत के स्तर पर विद्यालय की शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाई जाए, यानी कि समस्त भारत में एक प्रकार की विद्यालय शिक्षा का प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसने एक सामान्य शैक्षिक संरचना यानी कि 10+2+3 की परिकल्पना की। इस तरह से इन्होंने शिक्षा का संगठन कर दिया कि 10 वर्ष आपने 10वीं तक करने हैं, उसके बाद आपकी पहली से लेकर 10वीं कक्षा यहाँ पर आएगी, उसके बाद 11वीं 12वीं +2 कहा गया, और उसके बाद 3 वर्ष की आपकी कॉलेज एजुकेशन जो स्नातक की शिक्षा थी उसको शामिल किया गया। तो सारे देश में इस तरीके की शिक्षा संरचना को ही स्वीकार किया जाना चाहिए, इन्होंने ये कहा। और साथ ही क्या कहा, जो आपकी शुरुआती यानी कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है या आपकी हम कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा ही हम कहेंगे, प्राथमिक शिक्षा है उसमें बच्चों को केवल मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए। वहां पर केवल मातृभाषा का ही उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने घर परिवार में मातृभाषा में ही अपनी बातचीत करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा का आधार भी उनकी अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में शोध को मजबूत करने पर बल दिया गया, और साथ ही ये कहा कि विश्वविद्यालय के स्तर पर जो शोध है
उस प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो विश्वविद्यालय स्तर पर शोध को मजबूत करने पर इन्होंने बल दिया। 1968 की नीति या NEP 1 में बहुत सफल नहीं थी। ठीक है, ये वाली जो आपकी नीति थी ये ज्यादा सफल नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने कुछ योगदान दिया है भारतीय शिक्षा व्यवस्था को। क्या योगदान दिया है? सबसे पहला जो आपने यहाँ पर पढ़ा है, इसने एक शैक्षिक संरचना हमारे सामने रखी, जो कि क्या थी, 10+2+3 की जो शिक्षा प्रणाली थी, इसको हमारे सामने रखा। और दूसरी चीज, त्रिभाषा सूत्र इसने हमें दिया, जिसमें आपकी अंग्रेजी हिंदी दो भाषाओं के साथ एक कोई स्थानीय भाषा को आपको ग्रहण करना होता था। अगला, विज्ञान और गणित को ज्यादा प्राथमिकता दिए जाने पर इन्होंने बल दिया कि विज्ञान और गणित ऐसे विषय हैं जिनको विशेष रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब अगली नीति पर चलते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1986 में आई, उसने क्या प्रावधान किए हैं। ठीक है, 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसने क्या कहा, उसने कहा कि शिक्षा को आधुनिक किया जाना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में IT की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण करने पर यहाँ पर 1986 में की शिक्षा नीति के अंतर्गत बल दिया गया। IT क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका को बढ़ाइए आप शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षा का पुनर्गठन, बचपन की देखभाल, महिला सशक्तिकरण और वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया गया था। उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए, दोबारा से एक बार देखा जाए, दोबारा से इसका गठन किया जाए, और बचपन यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पूरी देखभाल की जानी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर जिससे कि क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से हो सके। आगे उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की। उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा का अधिकार दोनों को है, स्त्री पुरुष दोनों को है, इसलिए महिलाओं को भी समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। आगे वयस्क साक्षरता की इन्होंने बात की, कहा कि 15 से 35 वर्ष के जितने भी लोग हैं उनको साक्षर किया जाना चाहिए, इसके लिए कुछ साक्षर अभियान चलाए जाने चाहिए। ठीक है, इसने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्वायत्ता को भी स्वीकार किया है, यानी कि विश्वविद्यालय और कॉलेज जो हैं उनको पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण से आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि यदि निरंतर सरकार का दबाव बना रहेगा, दखल अंदाजी रहेगी सरकार की, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में कमी आएगी। क्या होगा, शैक्षिक जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं एक दबाव में कार्य करेगा, और जब आप दबाव में काम करते हैं या दबाव में किसी प्रकार की नीति बना देते हैं तो वो नीतियां कहीं भी सफल नहीं होती है। चार्जर चार्जर ये बंद होने वाला है, जल्दी जल्दी चार्जर। हाँ, आगे हम चलते हैं। इसने विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्वायत्ता को भी स्वीकार किया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को पूरी तरह से स्वायत्त छोड़ देना चाहिए, जिसका अतीत में विरोध किया गया। ठीक है, लेकिन पहले पहले के एक मिनट चाहिए, लेकिन प्रारंभ में क्या किया जाता था, सरकार का नियंत्रण लगातार बना रहता था विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्तर पर। और ये कहा गया कि ये यहाँ पर ये बोला गया है कि अतीत में इस चीज का विरोध किया जाता था कि आप विश्वविद्यालय या विद्यालयों को सरकार के नियंत्रण में रखेंगे, ये कहा जाता था। हमारे अधिकांश सरकारी योजनाएं जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और शिक्षा में IT का उपयोग 1986 के NEP के तहत शुरू हुआ। यानी कि जो आपकी इतने अच्छे अच्छे अभियान जो आपको मिले हैं, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिणाम स्वरूप भी आपको उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से मूल तत्व हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किए गए, या ऐसे कौन से सुझाव हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किए गए। सबसे पहले क्या कहा गया, सबसे पहले कहा गया कि शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी कि जो शिक्षा का प्रशासन है उसमें समस्त भारत के स्तर पर शिक्षा सेवा जो है वो स्थापित की जाए। सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ इन्होंने बोला कि सबसे ऊपर जो होगा वो भारतीय शिक्षा सेवा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी। उससे जब हम नीचे आएंगे तो वहां पर प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा जो है वो स्थापित की जाएगी, और सबसे नीचे जब हम आएंगे तो जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषदों का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो जब विकेंद्रीकृत व्यवस्था होगी तो इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था से उनके
एरिया, उनके जो क्षेत्र होंगे वो छोटे छोटे बटे रहेंगे। ठीक है, तो इस और जहां पर जो हमारी केंद्र में है राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा जो सेवा है, वो अपने इन दो निकायों के माध्यम से अच्छी तरह से शिक्षा व्यवस्था पर नजर रख सके। ठीक है, आगे उन्होंने बोला शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि यदि शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो आपको अच्छी खासी धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षा के कुछ पहलुओं में कमी रह जाए सिर्फ इस वजह से कि पर्याप्त धन जो है वो उपलब्ध नहीं था। शिक्षा एक उत्तम निवेश है। देखिए, शिक्षा को यहाँ पर एक उत्तम निवेश कहा गया है। उत्तम निवेश कहने का तात्पर्य क्या है? शिक्षा हमें हमारे भावी कर्णधार जो है वो प्रदान करती है। यदि शिक्षा पर आप व्यय करेंगे तो कल के दिन हमारे भावी कर्णधार हमें अच्छा परिणाम शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए इसे एक अच्छा निवेश यहाँ पर कहा गया है। इस शिक्षा नीति के 11वें भाग में से केंद्रीय क्रियान्वयन करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करना स्वीकार किया गया है और यह घोषणा की गई है कि केंद्र अपने बजट में शिक्षा पर 6% का भाग 6% का प्रावधान करेगा। साथ ही प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया। क्या कहा गया? जो केंद्र है वो अपने बजट का 6% भाग जो है वो शिक्षा पर खर्च करेगा। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में जन सहयोग को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया गया। अगला, संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि समस्त भारत में 10+2 की शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें प्रथम 10 वर्ष शिक्षा पूरी देश के लिए समान होनी चाहिए। यानी कि 10 वर्ष की जो शिक्षा होगी इसमें जो पाठ्यक्रम रहेगा वो सारा पाठ्यक्रम पूरे भारत में एक जैसा रहेगा और समान विषयों को बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि इसके लिए एक आधारभूत पाठ्यक्रम होगा, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो कि बुनियादी पाठ्यक्रम होगा और सभी के लिए वो आवश्यक होगा। +2 पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। यानी कि 11वीं और 12वीं में बच्चों को तैयार किया जाएगा कि वो आगे अपने स्नातक के लिए तैयारी कर सकें और आगे की पढ़ाई के लिए उनको वहां पर तैयार किया जाएगा। और अन्य छात्र छात्राओं की रुचि योग्यता के अनुसार उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर व्यवसायिक स्तर पर भी उन्हें तैयार किया जा रहा है, इसलिए व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है 11वीं और 12वीं कक्षाओं में। +3 पर छात्रों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा जो कि देश की सांस्कृतिक सुरक्षा और आधुनिकीकरण में सहायक होगा। साथ ही चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जिसके द्वारा समाज की मांगों की पूर्ति होगी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण को अपनाएं और साथ ही चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला मूल तत्व इन्होंने क्या दिया, अगला सुझाव उन्होंने क्या दिया? विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, शिक्षा नीति के 5वें भाग में ये कहा गया कि शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन किया जाए, चाहे वो पूर्व प्राथमिक स्तर हो, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर हो, चाहे वो उच्च शिक्षा स्तर हो। यहाँ सभी तरीके के स्तरों पर पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए और इस तरीके इन सभी स्तरों के पाठ्यक्रम में सुधार करके उस पाठ्यक्रम के स्तर को ऊपर उठाने पर बल दिया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इस स्तर पर शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। उनके भोजन, वस्त्र, सफाई, पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए खेल कूद या व्यायाम की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। जो मिड डे मील की योजना है, उनके भोजन का प्रबंध करना। ठीक है, और कई स्कूलों में इस तरीके की योजनाएं भी चलाई जाती थी। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो स्कूल के बैग मिला करते थे और भी बहुत सारी चीजें वहां पे उपलब्ध हो जाती थी। ड्रेस मिलनी शुरू हो गई थी, किताबें मिलनी शुरू हो गई थी। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वहां पर की गई। आगे, पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये तो हमने कर लिया था। आगे हम देखते हैं अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त किया जाए। उन्होंने क्या कहा कि जो हमने बात की है कि अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जब हम बात कर रहे हैं अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा, इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने पर इन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि अभी 90% बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। शेष 10% को 1990 तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
1995 तक 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 100% बच्चों को भी उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधार किया जाएगा। इन्होंने ये सारे प्रावधान किए कि इस तरीके की सुधारात्मक व्यवस्था जो है वो कराई जाए और इस तरह से व्यवस्था की जाए कि सभी को मुफ्त और निशुल्क जो और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा है वो उपलब्ध हो जाए। अगला, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए। दोबारा से माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए और यहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि त्रिभाषा का जो सूत्र था, ठीक है, वो माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5वें भाग में यह घोषणा की गई कि माध्यमिक शिक्षा सभी इच्छुक लड़के लड़कियों को सुलभ कराई जाएगी। इस स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू होगा और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इतिहास, राष्ट्रीय संवैधानिक दायित्व, नागरिक अधिकार एवं सांस्कृतिक संस्कार और कार्यानुभवों को अनिवार्य किया जाए। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए और जो अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होंगे। +2 पर सामान्य शिक्षा के साथ साथ क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। यह प्रयत्न किया जाएगा कि 1995 तक इस व्यावसायिक वर्ग के में 25% छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करें। तो सारी व्यवस्था की गई, आपकी नवोदय विद्यालय को स्थापित करने की व्यवस्था की गई और साथ ही ये भी कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा को जो है वो बेहतर किया जाए और लड़के लड़कियों को सभी को यह सुलभ कराई जाए। ठीक है, तो इस तरह त्रिभाषा सूत्र को यहाँ पर लागू कर दिया गया। आगे हम देख लेते हैं, उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा, यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके विकास कार्य को की ओर ध्यान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा द्वारा छात्रों में विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलता का विकास किया जाएगा, जिससे कि राष्ट्र का विकास हो, यानी कि कोई ना कोई उनको विशिष्ट ज्ञान उनको वहां पर दिया जाएगा किसी भी क्षेत्र विशेष का। ठीक है, इसके बावजूद पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाएगा और शिक्षण को चिंतन परक बनाया जाएगा। साथ ही शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनकी पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाएगी, यानी कि पूरी तरह से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उनके लिए पूरा शिक्षकों के कार्यों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उनको पदोन्नति उनकी योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था उनके लिए की गई। उच्च शिक्षा के स्तर मान बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का होगा। ठीक है, आपका जो यूजीसी है, तो उनके मानकों को, उनके स्तर को बनाए रखने का काम यूजीसी को सौंपा गया। उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए खुले विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई कि जो बच्चे नहीं लगातार स्कूल में आ सकते, जो वो घर बैठे पढ़ सकते हैं ओपन विश्वविद्यालयों के माध्यम से। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा में सुधार किया जाए। इन्होंने क्या कहा कि तकनीक एवं प्रबंध शिक्षा को भविष्य की आवश्यकता अनुसार नियोजित किया जाए, आने वाले भविष्य की आवश्यकता अनुसार हम उसको सुधारें और महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को तकनीकी शिक्षा की पूरी पूरी सुविधा उपलब्ध हो, यानी कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो महिला है और अन्य भी जो भी पिछड़े वर्ग माने जाते हैं, ठीक है, उन सभी को तकनीकी सुविधा, तकनीकी शिक्षा का लाभ जो है यहाँ पर उपलब्ध होगा। आगे, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको सतत बनाया जाना चाहिए, यानी कि निरंतर मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और किसी भी प्रकार के बाहरी तत्वों का मूल्यांकन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। परीक्षा को वैध और विश्वसनीय बनाने पर उन्होंने बल दिया कि निष्पक्ष होनी चाहिए परीक्षा पद्धति। ठीक है, परीक्षा प्रणाली आपकी निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रश्न पत्रों की रचना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है वो उसको वस्तुनिष्ठ बनाया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई हेरफेर जो है वो यहाँ ना हो सके। और श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे श्रेणी सिस्टम को हटा करके ग्रेड सिस्टम को लागू कर दिया गया। आगे हम देख लेते हैं, शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा, उनके स्तर को उठाने के लिए उनके वेतनमान बढ़ाए जाएंगे और सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाएगा। ठीक है, पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतनमान का सिद्धांत लागू होगा। साथ ही सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। साथ ही अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इस क्षेत्र में शोध कार्य किए जाएंगे। घटिया किस्म की प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को बंद किया जाएगा। कहा क्या जा रहा है कि एक तो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए और जिन भी संस्थानों में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका स्तर सुधारा जाए,
जब शिक्षकों को बेहतर वेतन मिलेगा, उनको अच्छी सेवा शर्तें मिलेंगी, तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इसलिए उनको बेहतर वेतन और बेहतर सेवा शर्तों को उपलब्ध कराया गया। ठीक है, और जितने भी प्रशिक्षण संस्थान जो ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे, उन सबको बंद करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया गया, यानी कि 15 से 35 वर्ष के जितने भी प्रौढ़ हैं उनको साक्षर बनाने पर यहाँ पर बल दिया गया। चाहे ये साक्षर बनाने का कार्य सरकारी और गैर सरकारी संगठन दोनों ही मिलकर कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। पुस्तकालय और वाचनालयों की व्यवस्था की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार में जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया जाएगा। अगला है सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि आपकी जो शिक्षा है उसको निरंतर बनाए रखने के लिए कुछ खुले ओपन यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी, जिसमें आप जनसंचार के माध्यम से या एक तरह से डाक के द्वारा जिसमें आपकी पठन सामग्री भिजवा दी जाती है, उसके माध्यम से आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। इसमें इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की नई जो तकनीकें विकसित हो रही हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए और हर स्तर पर किया जाना चाहिए। जनसंचार के माध्यमों से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए। तो शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने यानी सबको प्राप्त कराने का यहाँ पर सबको प्राप्त कराने के लिए यहाँ पर बल दिया गया। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, यानी कि जितने भी शैक्षिक अवसर हैं वो सभी को समान रूप से मिलने चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो विकलांग हो, यानी कि सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। और जो भी विकलांग है, सामान्य विकलांग है, तो वो सामान्य विद्यालय में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अन्य रूप से विकलांग है उनके लिए समानता का अर्थ ये है कि उनके लिए विशेष विद्यालय वहां पर खोले जाएंगे, जहां पर रह करके वो अपना अधिगम जो है वो बेहतर कर सकें। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद नहीं किया जाएगा। महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं को भी अधिकार है कि वो विज्ञान और तकनीक का ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए महिलाओं को तकनीक और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएगी। आगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। नगर, गांव, पहाड़ों, आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और इन विद्यालयों में यथासंभव इन्हीं वर्गों के जो शिक्षित लोग हैं उन्हीं को इनका शिक्षक जो है अच्छी तरह से प्रशिक्षित करके उनको यहाँ पर शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाए। तो जितने भी दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावास है उनका निर्माण कराया जाए। इन वर्गों के बच्चों को आर्थिक सहायता जो है वो दी जानी चाहिए। अगला है पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था। समान रूप से जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए व्यवस्था की गई, यहाँ पर पिछड़े वर्गों के लिए भी समान रूप से व्यवस्था की गई। उनके लिए भी उनके क्षेत्रों में विद्यालय या स्कूल या जितने भी अन्य शिक्षण संस्थान है उन्हें खोले जाने के लिए बात की गई। और साथ ही ये भी कहा गया कि इन्हीं वर्गों में से इन्हीं जो पढ़े लिखे हुए हैं उनको ही तैयार किया जाए, उनको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए जो कि इन्हीं वर्गों को पढ़ा सके। पिछड़े वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता जारी रहेगी, साथ ही छात्रवृत्तियां भी इनको दी जाएगी। तो आगे बात की गई अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्या कहा गया? संविधान में अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक से तात्पर्य क्या है? जितने भी मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, ठीक है, उनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, धर्म की रक्षा करने का अधिकार जो है वो इन्हें अपने आप है। अर्थात अतः ये क्या कर सकते हैं? ये अपने शिक्षण संस्थान चलाने के हकदार होंगे, लेकिन जो इनका पाठ्यक्रम होगा, जो भी जिन भी विषयों का ज्ञान इन संस्थाओं में कराया जाएगा, वो प्रांतीय सरकार यानी कि प्रांतीय सरकारों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम ही होगा। अगला विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कहा गया मामूली विकलांग बच्चे जो होंगे वो सामान्य विद्यालय में पढ़ेंगे, लेकिन गूंगे, बहरे, अंधे, मंदबुद्धि बालक जो है उनके लिए अलग से विशेष विद्यालय खोले जाएंगे और उन्हीं विशेष विद्यालयों में ये बच्चे पढ़ेंगे। और इन विशेष बच्चों को जो भी विकलांग बच्चे होंगे उन्हें कुछ कुटीर उद्योग का ज्ञान दिया जाएगा, जिसके माध्यम से इनको शिक्षा दी जाएगी कि आने वाले समय में यदि इनको आवश्यकता हुई तो ये स्वयं से कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकें, ताकि ये आत्मनिर्भर बन सकें।
विकलांग और मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई। यानी कि जो इन वर्ग के बच्चों को बेहतर तरीके से संप्रेषित कर सके, बेहतर तरीके से इनको समझा सके, इनका अधिगम करा सके, ऐसे शिक्षकों को इनके लिए नियुक्त किया गया। तो ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने पढ़ी आज के इस सत्र में। उम्मीद है सभी को पसंद आई होगी। सभी बच्चे इस सत्र को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी गई है, दो दो बार सेम कंटेंट को बोला गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कल फिर से मुलाकात होगी आपकी 10 बजे। और आज का जो दूसरा आपका मैराथन सेशन है 3 बजे, उसको ज्वाइन कीजिए, अच्छे से उसमें भागीदारी निभाइए। ठीक है, और इस सत्र को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, सभी वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरा रेफरल कोड सबने याद रखना है, लाइव जेजे मेरा रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप इसमें 10% का डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं।